नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल वर्स में। दोस्तों, आज हमारी चर्चा होने वाली है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे विच इज़ कनेक्टेड टू इंडियन पॉलिटी। आज हमारे डिस्कशन का मुद्दा है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति का अपराधीकरण किस तरह से बढ़ता हुआ जा रहा है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। इसको हम लोग समझने वाले हैं। ये डिस्कशन हो क्यों रहा है? क्योंकि रिसेंटली एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट आई जहां पे ये पता चला कि 47% मिनिस्टर्स इन इंडिया दे फेस क्रिमिनल केसेस। इसी रिपोर्ट के कुछ इंफॉर्मेशन को हम लोग गैदर करेंगे और अल्टीमेटली डिस्कशन करेंगे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हमारे देश में किस तरह से बढ़ रहा है और ये क्यों हो रहा है और इसके परिणाम क्या होंगे, और अंत में हम लोग चर्चा करेंगे व्हाट कैन बी डन और काइंड ऑफ वे फॉरवर्ड। इस डिस्कशन के एंड में आप सभी के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये डिस्कशन हो रही है क्योंकि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक एनजीओ है, एक पॉलिटिकल एनजीओ है। इनकी रिपोर्ट आई जहां पे इन्होंने एनालिसिस की जो अभी करंट मिनिस्टर्स हैं, यूनियन के मिनिस्टर्स और अलग अलग राज्यों में जो सरकारें हैं उनके मिनिस्टर्स के एफिडेविट्स जो उन्होंने सबमिट किए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्शन के दौरान, उनको एनालाइज किया हुआ है। और उस एनालिसिस की बेसिस के ऊपर उन्होंने बताया है कि 47% मिनिस्टर्स इंडिया में हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। तो चलिए समझते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। जैसे कि मैंने आपको बताया, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सेल्फ स्वोन जो एफिडेविट्स हैं मिनिस्टर्स के जिन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट किए थे उनको एनालाइज किया। 652 मिनिस्टर्स में से 643 मिनिस्टर्स के एफिडेविट्स को एनालाइज किया गया और उसके बेसिस के ऊपर डेटा ये प्रोवाइड किया गया है। समय है 2020 से लेकर 2025 तक जो भी इलेक्शन हुए हैं, जनरल इलेक्शन एट द नेशनल लेवल एंड द स्टेट इलेक्शंस, उसके ऊपर ये एनालिसिस हुए। तो इसमें से पता क्या चला है, जैसे कि मैंने आपको बताया 47% ऑफ मिनिस्टर्स अक्रॉस इंडिया दे हैव क्रिमिनल चार्जेस। उनमें से 174 ऐसे मिनिस्टर्स हैं जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, मर्डर के, किडनैपिंग के और क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। यूनियन लेवल पे 72 यूनियन मिनिस्टर्स में से 29 मिनिस्टर्स के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं जो उन्होंने अपने एफिडेविट में डिक्लेयर किया हुआ है। इसके अलावा 11 राज्यों में जो एवरेज है इट इज़ मच हाइयर। 11 स्टेट असेंबलीज में जो मिनिस्टर्स हैं 60% मिनिस्टर्स के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। वो 11 स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली एंड पुदुचेरी। और सरप्राइजिंगली कुछ कुछ राज्यों में जो मिनिस्टर्स हैं उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस नहीं है, जैसे कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर, नागालैंड एंड उत्तराखंड। इसके अलावा अगर हम लोग एनालाइज करें कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ मिनिस्टर्स जिनके ऊपर क्रिमिनल केस है आउट ऑफ वट एवर नंबर ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी में सबसे ज़्यादा है। अब ये जो टेबल है, इस टेबल में मैंने जो डेटा कोलेक्ट किया है इसमें परसेंटेज ऑफ मिनिस्टर्स विद क्रिमिनल केसेस बताया जा रहा है। टीडीपी 96% ऑफ मिनिस्टर्स जो तेलुगु देशम पार्टी के हैं उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। उनमें से 57% के ऊपर सीरियस चार्जेस लगे हुए हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। 87% उनके जो मिनिस्टर्स हैं उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस है। नेक्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस 74%, आम आदमी पार्टी 69% एंड बीजेपी के जो मिनिस्टर्स हैं उनके 40% मिनिस्टर्स के ऊपर क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं। अब ये जो टेबल है, ये टेबल थोड़ा सा मिसलीडिंग लगेगा आपको क्योंकि टेबल टॉक्स अबाउट द परसेंटेज ऑफ मिनिस्टर्स जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस है। सबसे हाईएस्ट परसेंटेज टीडीपी में है, लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्रिमिनल केसेस बीजेपी के मिनिस्टर्स के ऊपर है। ऑफ कोर्स ये क्यों होगा? क्योंकि बीजेपी की सरकारें केंद्र में भी हैं और बीजेपी की सरकारें अलग अलग राज्यों में, सबसे ज़्यादा राज्यों में उन्हीं की सरकारें हैं। तो उनके 136 मिनिस्टर्स के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस के 45 मिनिस्टर्स के ऊपर हैं। डीएमके में 27 मिनिस्टर्स जो हैं उनके ऊपर 27 आउट ऑफ 31 मिनिस्टर्स उनके ऊपर केसेस है। टीडीपी में अगर आप ऑब्जर्व करें 22 मिनिस्टर्स आउट ऑफ 23 उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस है जो उन्होंने एफिडेविट में डिक्लेयर किए हुए हैं। राइट, सो आई होप ये डेटा से आपको पता चल रहा होगा कि बहुत ज़्यादा मिनिस्टर्स हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। अब ध्यान रखना है, अमॉन्ग 30 चीफ मिनिस्टर्स जो अलग अलग राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स हैं उनमें से 12 हैव क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम और 33%
उनके ऊपर सीरियस केसेस लगे हुए हैं। और यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेंजली टॉप करते हैं सदर्न स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स। टॉप में आते हैं तेलंगाना की सीएम रेवंत रेड्डी, जिनके ऊपर 89 केसेस हैं। नेक्स्ट हैं तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन, जिनके ऊपर 47 केसेस हैं। और नेक्स्ट आते हैं आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, जिनके ऊपर 19 केसेस हैं। दिस इज अ लिटिल सरप्राइजिंग दैट चीफ मिनिस्टर्स फ्रॉम सदर इंडिया हैव हायर क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम। इसके अलावा जो टॉप मिनिस्टर्स हैं जिनके एसेट्स की बात करें इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में, नॉट जस्ट क्रिमिनल केसेस बट एसेट्स और उनके एजुकेशन लेवल वगैरह को भी एनालाइज किया गया। ये एक छोटा सा लिस्ट है आपके लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा एसेट्स मंत्रियों में किसके हैं। टॉप 10 नंबर्स आपको यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे टॉप पे डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मसानी करके आते हैं, गुंटूर कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिलोंग करते हैं। उनके एसेट्स हैं 5705 करोड़, उससे भी ज़्यादा। तो अगर आप ये नंबर देख सकते हो, टोटल एसेट्स आर क्वाइट ह्यूज। इसके अलावा अगर आप देखें एजुकेशन लेवल को, जो एफिडेविट में अनाउंस किया गया कि उनकी एजुकेशन क्या है, एक मिनिस्टर है जितने भी एनालाइज किए गए उसमें से उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो इलिटरेट है। 164 मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई कि वो 5वीं पास से 12वीं पास के बीच में है। 24 मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि वो डिप्लोमा होल्डर्स है। और 454 यानी कि बहुत हायर परसेंटेज है, ऑलमोस्ट 71% मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने डिक्लेयर किया कि उनकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट या फिर उससे भी ज़्यादा पीएचडी लेवल की भी है। सो 454 मिनिस्टर्स आर ग्रेजुएट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग देखें कितनी महिलाएं मंत्री हैं, आउट ऑफ 643 मिनिस्टर्स हु आर एनालाइज्ड, उसमें से 63 वुमेन आर मिनिस्टर्स, यानी कि 10%। ये नंबर काफ़ी कम है। हाईएस्ट नंबर आता है वेस्ट बंगाल से, वेयर इट इज़ 20%। 8 महिलाएं वहाँ पे मिनिस्टर है। अगर आप यूनियन काउंसिल की बात करें, यूनियन मिनिस्ट्री में 72 मिनिस्टर्स में से 7 वुमेन है, ऑलमोस्ट 10% आर वुमेन। अगेन ये नंबर काफ़ी कम है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपने बोला मिनिस्टर्स है, वुमेन भी मिनिस्टर्स है 10%, तो क्या उनके ऊपर भी क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं? देखिए बहुत ही कम महिला मंत्री हैं जिनके ऊपर केसेस लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि केसेस सभी के ऊपर, ऐसा नहीं है, बट देर आर अ फ्यू वुमेन। जो जब मैंने रिपोर्ट में देखा, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टीडीपी की ही एक मंत्री हैं एस सविता करके, जिनके ऊपर आई थिंक 10 क्रिमिनल केसेस लगे हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि महिला मंत्री के ऊपर केस नहीं लगे, बट बहुत ही कम महिला मंत्रियों के ऊपर केस है जिन्होंने एफिडेविट में डिक्लेयर किया हुआ। ठीक है, सो ये तो था हमारा क्रिमिनलाइजेशन का डेटा। लेकिन इस पूरे रिपोर्ट का टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इस मॉनसून सेशन में केंद्र सरकार ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है जहां पे वो प्राइम मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स को रिमूव करने की प्रोविजंस लाने की बात की थी। अगर 30 दिन वो अरेस्ट हो जाए तो उन्हें हटाया जा सकता है, इस तरह के प्रावधान आए थे। ये जो बिल है इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया है। तो टाइमिंग इस रिपोर्ट का बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी फिलहाल मिनिस्टर्स को निकालने की चर्चा चल रही थी फ्रॉम इन दैट बिल, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये क्यों हो रहा है। और सबसे पहली चीज़, क्या ये कोई नई चीज़ है? जैसे सर अभी 2025 में आपने बताया डेटा, क्या ये कोई नई चीज़ है कि हमारे भारतीय राजनीति में अपराधीकरण बढ़ता हुआ जा रहा है? देखिए ये कोई नई बात नहीं है, दिस इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमेना। जैसे जब भी मैं क्रिमिनलाइजेशन की बात कर रहा हूँ तो मुझे वो हिंदी मूवी है, आपको पता है ना, नायक करके, अनिल कपूर की एक मूवी है। तो अनिल कपूर का वो एक डायलॉग भी होता है जहाँ पे वो कहता है कि मुझे पॉलिटिक्स में नहीं उतरना है। वो कहते हैं पॉलिटिक्स एक गटर है, राइट। सो अगेन जस्ट एन इंटरेस्टिंग एनेक्डोट आई रिमेंबर। ये कोई नई बात नहीं है। क्योंकि अगर आप इस डेटा को देखें तो आपको समझ में आएगा कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बढ़ता हुआ ही जा रहा है। ये बहुत ही एक डेंजरस ट्रेंड है किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए। ये जो डेटा आपके सामने है, दिस इज द डेटा ऑफ लोकसभा। अब लोकसभा में 2009 से लेकर 2024 तक की जब हम लोग बात करें तो 2009 की लोकसभा में 30%
एमपीज थे जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस थे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिनिस्टर्स, मैं एमपीज की बात कर रहा हूँ अभी। ये क्यों? क्योंकि बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इज इंक्रीजिंग। वही 2014 में 34% एमपीज थे जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस लगे हुए थे। 2019 में 43% एमपीज थे जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस लगे हुए थे। और रीसेंट जो 2024 हमारी लोकसभा है 2024 की, उसके अंदर 46% एमपीज थे जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं। इनफैक्ट इस लोकसभा में 1/3 of the MPs have very serious criminal cases against them, right? So इसका मतलब क्या है? Criminalization of politics has been there in India. In fact, it is increasing by the day. अब सवाल उठता है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ऐसे लोग जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस लगे हुए, जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए, वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जा रहे हैं, एमएलएस बन रहे हैं, एमपीज बन रहे हैं, इनफैक्ट मिनिस्टर्स बन रहे हैं। 47% ऑफ मिनिस्टर्स हैव क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स का सिनारियो ही कुछ ऐसा रहा है जहां पे जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो टिकट किसको दे रही है? टिकट इज बीइंग गिवन ऑन द बेसिस ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ विनेबिलिटी। यानी कि जिसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उसको टिकट दिया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि उसके खिलाफ क्रिमिनल केसेस है क्या, किस तरह के क्रिमिनल केसेस है। ये सारी चीज़ें एनालाइज नहीं हो रही है। पॉलिटिकल पार्टीज आर गिविंग टिकट टू पीपल हु हैव क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम। इसके अलावा हमारा पूरा जुडिशियल सिस्टम आप जानते हो, बहुत ही फनी वे में वो जो सनी देओल का डायलॉग है, तारीख पे तारीख चलता है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हैज़ बीन डिलेड। एक बार केस चला जाए जुडिशरी में तो काफ़ी डिले होता है। और हमारी जूरिस्प्रूडेंस में हम बिलीव करते हैं इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी कितने भी केसेस लगे हुए हैं, कितने भी चार्जेस लगे हुए हैं, जब तक वो गिल्टी करार नहीं दिया जाएगा, जब तक वो कन्विक्ट नहीं होंगे, तब तक वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। इसके अलावा पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स का भी काफ़ी नेक्सस चलता है, इसलिए कहीं ना कहीं वो क्रिमिनलाइजेशन हम लोग देख पा रहे हैं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ जिम्मेवारी जाती है वोटर्स की भी, क्योंकि वोटर्स कई बार अनअवेयर होकर वोट करते हैं। जो भी कैंडिडेट्स है, अगर उस कैंडिडेट के खिलाफ क्रिमिनल केसेस भी लगे हुए तब भी वोटिंग उनको हो रही है। वोटिंग का क्राइटेरिया क्या हो रहा है? हमारे देश में डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स के बदले हमारे देश में मेनली कम्युनल पॉलिटिक्स, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस होता है। तो वोटिंग क्राइटेरिया क्या हो रहा है, ये भी एक रोल अदा करता है। इसके अलावा ये भी हमें मानने की ज़रूरत है कि अगर कोई व्यक्ति सोशल लाइफ में चला जाए, यानी कि पॉलिटिकल लाइफ में इन्वॉल्व हो जाए, तो कई बार होता क्या है कि पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से, रिवेंज की वजह से कई सारे फेक केसेस किए जाते हैं। तो दैट ऑल्सो हैपन्स अगेंस्ट पॉलिटिशियंस अ लॉट। इसीलिए बहुत सारे क्रिमिनल केसेस उनके खिलाफ देखे जाते हैं। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से वी सी पीपल विथ क्रिमिनल केसेस कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड पीपल विथ क्रिमिनल केसेस एंटरिंग इन टू द पार्लियामेंट और व्हाट वी कॉल टेम्पल्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब क्वेश्चन उठता है कि सर क्या ये डिस्क्वालीफाई नहीं होते अगर किसी के खिलाफ केस है? जैसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया जो मेरे दिमाग में आती है जब भी हम लोग क्रिमिनलाइजेशन की बात करते हैं, तो मुझे याद है जब हम लोग अपना मेंस के अंदर डैफ भरते हैं तो डैफ में पूछा जाता है कि क्या आपको कभी कॉन्विक्ट किया गया है, क्या आपके खिलाफ कभी केस हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जब सिविल सर्विस में सिलेक्शन के लिए होती है तो दे प्ले अ वेरी बिग रोल, बट दे डू नॉट प्ले दैट अ बिगर रोल when you're contesting the election, isn't it? क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे संविधान में कुछ प्रावधान है जिससे कि डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं मेंबर्स। जैसे आर्टिकल 102 में, आर्टिकल 191 में मेंबरशिप की डिस्क्वालिफिकेशन के नॉर्म्स है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है कि अगर क्रिमिनल चार्जेस हैं, फिर अगर कन्विक्शन हुआ है तो वो डिस्क्वालीफाई होंगे। ऑल्दो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में प्रोविजंस है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं और अगर वो कॉन्विक्ट हो गया है किसी भी क्राइम के लिए जहां पे इम्प्रिजनमेंट 2 साल से ज़्यादा होती है, तो दे विल बी डिस्क्वालीफाइड ऑटोमेटिकली अभी, स्पेशली आफ्टर द लिली थॉमस केस। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ही बहुत स्लो चलता है, जिसके चलते केसेस कई सालों तक चलते रहते हैं। उस एमपी का, उस एमएलए का, उस मिनिस्टर का टेन्योर खत्म हो जाता है, 5-5, 10 साल का टेन्योर खत्म हो रहा है, लेकिन केसेस एंड नहीं हो रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शंस नहीं है, वी कैन टॉक अबाउट सम एक्सेप्शंस जहाँ पे कन्विक्शन हुई है। आई कैन गिव एग्जांपल ऑफ लालू प्रसाद यादव, आई कैन गिव एग्जांपल ऑफ मेनी अदर मिनिस्टर्स who have been convicted, but again you do know that Indian judicial system, it is rather slow. alright, अब क्वेश्चन उठता है कि सर अगर क्रिमिनल को मैंने वोट भी कर दिया तो क्या हुआ?
देखिए, अगर हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में, अगर पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में मिनिस्टर्स अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड से हों तो क्या होगा? सबसे पहले, क्या इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो सकते हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्योंकि इलेक्शन में क्या मनी पावर, क्या मसल पावर इन्फ्लुएंस कर सकता है वोटर्स को। इसके अलावा अगर टेंटेड मिनिस्टर्स है, अगर टेंटेड लेजिस्लेटर्स है, तो क्या हमारे देश में जो ऑलरेडी ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल क्लास की नेक्सस चलती है, क्या वो और बढ़ेगी? और सबसे अल्टीमेट क्वेश्चन तो होता है, क्या वो सुशासन दे पाएंगे? विल दे बी एबल टू प्रोवाइड गुड गवर्नेंस? एंड द आंसर टू दिस वुड बी लार्जली नो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी टेंटेड लेजिस्लेटर्स है, ऑलरेडी टेंटेड मिनिस्टर्स है, देन देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ करप्शन एंड मिस गवर्नेंस अकरिंग एट दैट पर्टिकुलर प्लेस। और अल्टीमेटली अगर हम लोग एक मैक्रो लेवल की सोचें तो जैसे जैसे पॉलिटिकल सिस्टम में क्रिमिनलाइजेशन बढ़ता हुआ जाता है तो वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इम्पैक्ट करता है, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को इरोड करने लगता है। और अल्टीमेटली जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था नायक का, नायक में अनिल कपूर सेज दैट आई डोंट हैव फेथ इन द इंस्टीट्यूशन। कहते हैं मुझे राजनीति में नहीं उतरना है, राजनीति बहुत ही गंदी चीज़ है, इस तरह की चीज़। सो विल द सिटीजन्स लूज फेथ इन द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस? विल द सिटीजन्स इवेंचुअली लूज फेथ इन पॉलिटिक्स? इस तरह की भी इम्पैक्ट हो सकती है इन द लॉन्गर रन। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कोई नया फिनोमेना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह का ट्रेंड हम लोग बढ़ता हुआ देख रहे हैं पिछले कई दशकों से। ऑलराइट, अब क्वेश्चन उठता है, सर क्या कर सकते हैं हम लोग? देखिए, पॉलिटिकल विल हो तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अब सर यहाँ पे ये कितनी आयरनी की बात है कि आप कह रहे हो पॉलिटिकल विल हो तो चीज़ें बदल सकती है, लेकिन पॉलिटिक्स में या फिर पावर में ही कौन है? पावर में ही वो लोग हैं जिनके ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। सो विल दे ब्रिंग एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस टू क्लीन अप पॉलिटिक्स? दैट वुड बी अनलाइकली, इजंट इट? तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन अ सेवियर। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के लिए बहुत सारे लैंडमार्क वर्डिक्ट्स दे चुका है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट्स वाज इन 2002 एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू इंफॉर्मेशन को अपहेल्ड किया, यानी कि वोटर्स के पास जानने का अधिकार है कि उनके जो कैंडिडेट्स हैं, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो उनके पास कितना पैसा है, उनके पास कितने एसेट्स हैं, उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है क्या। सेम वर्डिक्ट पीयूसीएल, पीपल्स यूनियन ऑफ फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में भी आया, जहां पे वोटर्स को, सिटीजन्स को ये जानकारी होनी चाहिए कि उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास कितनी संपत्ति है, उनके पास उनकी एजुकेशन की रिकॉर्ड क्या है, उनके खिलाफ कितने क्रिमिनल केसेस है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ एफिडेविट फाइल करना पड़ता है, और अगर एफिडेविट में गलत इन्फॉर्मेशन दी जाए तो डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। इसके अलावा एक लैंडमार्क जजमेंट आया 2013 में, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। सेक्शन 8 जो आरपीए का है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, वहां पे उन्होंने बताया कि अगर कोई एमपी, एमएलए, मिनिस्टर कॉन्विक्ट हो जाए फॉर अ क्राइम विच हैज़ पनिशमेंट ऑफ मोर देन 2 years, इमीडिएटली वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लिली थॉमस केस से पहले ऐसा चलता था कि अगर कॉन्विक्ट हो भी जाए तो 90 दिनों का टाइम होता है अपील करने के लिए, और अपील चला जाएगा अगले कोर्ट में तो फिर से केस पेंडिंग माना जाएगा। बट नाउ दैट इज नॉट द केस। इन अनदर लैंडमार्क केस, इन पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने नोटा का ऑप्शन दिया। अब कई लोग कहते हैं, जैसे जो स्केप्टिक होते हैं या फिर पेसिमिस्टिक होते हैं कि यार इंडिया की पॉलिटिक्स नहीं सुधरेगी, किसको वोट करें, सारे के सारे जो कैंडिडेट्स हैं उन सभी के खिलाफ तो क्रिमिनल केसेस हैं, हु डू आई हैव टू चूज? तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटा का ऑप्शन दिया, नन ऑफ द अबव का ऑप्शन दिया। ऑल दो नन ऑफ द अबव जो है उसका अल्टीमेट रिजल्ट के ऊपर कोई परिणाम नहीं होगा, बट हम लोग हमेशा एज एन एस्पिरेंट एक हमारे दिमाग में होना चाहिए कि अगर नोटा का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा तो इट डज पुट एन इम्पैक्ट ऑन द विनिंग कैंडिडेट। और कहीं ना कहीं हम लोग कहते हैं कि एक बदलाव होना चाहिए, एक सजेशन होना चाहिए कि अगर विनिंग मार्जिन कम है और नोटा ज़्यादा है तो शायद एक री इलेक्शन करवाया जा सकता है। दैट इज जस्ट एन आइडिया, ठीक है। इसके अलावा रिसेंटली पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा जजमेंट दिया, जहां पे उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को फटकार लगाई, पॉलिटिकल पार्टीज को बताया कि आप किस बेसिस पे अपने कैंडिडेट्स को टिकट देते हो, ये रीजंस आपको बताने हैं वाइल फील्डिंग द कैंडिडेट। और विनेबिलिटी यहाँ पे मत बताइएगा रीजन, विनेबिलिटी का रीजन नहीं देना है, दूसरे रीजंस आपको बताने हैं कि वाई यू वांट दैट कैंडिडेट टू
कंटेस्ट द इलेक्शन। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट मैं कहूँगा एक सेवियर की तरह काम कर रहा है। बहुत सारी और चीज़ें कर सकते हैं डिस्पाइट ऑल दीज जजमेंट्स, डिस्पाइट सो मेनी थिंग्स कमिंग अप, अभी भी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हमारे देश में बढ़ता हुआ जा रहा है। अब सवाल उठता है सर हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए 4 यहाँ पे मैं कुछ सुझाव देने वाला हूँ आपके लिए। पहला है जुडिशियल एफिशिएंसी, ये जुडिशियरी से जुड़ा हुआ है कि जुडिशियल प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करें और एफिशिएंट बनाएं। अब हम लोग कहते हैं कि हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करते हैं। In fact, fast track courts have become the common courts, right? These days, fast track courts also have a lot of cases pending with them. तो कहीं ना कहीं हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना सकते हैं इन दी हाई कोर्ट इटसेल्फ इलेक्शन केसेस के लिए, ताकि जल्दी से उन केसेस का रेजोल्यूशन निकले। क्योंकि जुडिशरी अगर एफिशिएंट बनेगी और अगर समझ लीजिए किसी मिनिस्टर के खिलाफ केसेस हैं तो जुडिशरी अगर एफिशिएंट बनेगी तो दैट वुड क्लीन अप पॉलिटिक्स टू सम एक्सटेंट। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की तरफ से एफिशिएंसी आ सकती है। अब इलेक्शन कमीशन की एफिशिएंसी का अगर आप एग्जाम्पल पूछे तो कुछ चेंजेस ला सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और भी ज़्यादा एम्पावर किया जा सकता है। ऑल्दो दीज डेज ईसीआई इटसेल्फ एंड इट्स क्रेडिबिलिटी इज क्वेश्चन, बट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर एफिशिएंट बन जाए, उनको और भी ज़्यादा पावर दी जाए, तो कहीं ना कहीं चीज़ें चेंज हो सकती है। कुछ सजेशन हो सकती है कि अगर कोई सीरियस ऑफेंडर है तो उनके ऊपर लाइफ टाइम इलेक्शन कॉन्टेस्टिंग बैन लगाया जा सकता है, या फिर जैसे अगेन दिस इज बिगर काइंड ऑफ अ सजेशन, जहाँ पे समझ लीजिए जो ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन के ऊपर अभी फिलहाल नाम होता है और समझ लीजिए पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल होता है, तो उसके बगल में कुछ और इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है फॉर द वोटर। अगेन जस्ट एन आइडिया। स्टेट फंडिंग के लिए हम लोग जा सकते हैं, ऑल्दो स्टेट फंडिंग के ऊपर ही काफ़ी चर्चा हो चुकी है, बट कहीं ना कहीं क्रिमिनलाइजेशन क्यों बढ़ता रहता है, क्योंकि हमारे इलेक्शन के सिनारियों में काफ़ी ज़्यादा मनी पावर और मसल पावर का इस्तेमाल होता हुआ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टेट की तरफ से ही फंडिंग आएगी तो मे बी न्यू पीपल, क्लीन पीपल कैन एंटर इनटू पॉलिटिक्स, राइट, एंड चैलेंज द स्टेटस को। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए कुछ रिफॉर्म्स आना ज़रूरी है। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनना चाहिए, स्पेशली फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बताया पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कि पॉलिटिकल पार्टीज़ किस बेसिस पे अपने कैंडिडेट्स को चूज़ कर रहे हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ही उन कैंडिडेट्स को टिकट ना दे जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं तो चीज़ें सुधर सकती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी और एथिकल बनने की ज़रूरत है, वहीं से एक बदलाव आने की ज़रूरत है, राइट, क्योंकि वी सॉ द नंबर्स। ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है विच कैन क्लेम कि हमारे एमएलएस हो गए, हमारे एमपीस हो गए, हमारे मिनिस्टर्स होंगे, वो क्लीन है, उनके ऊपर कोई केसेस नहीं है, राइट। तो इसीलिए कहावत है चेंज हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन, बट अगेन इट्स ऑल पॉलिटिक्स। जैसे मैंने बताया अगर पॉलिटिकल विल है तो चीज़ें बदल सकती हैं। इसके अलावा वोटर्स को भी काफ़ी विजिलेंट होने की ज़रूरत है, वोटर अवेयरनेस होना काफ़ी ज़रूरत है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एनजीओज कैन प्ले अ रोल रिगार्डिंग वोटर एजुकेशन, वोटर अवेयरनेस, की वोटिंग पैटर्न अभी भी हमारे देश में डेवलपमेंट्स जुड़ा हुआ नहीं होता है, कैंडिडेट से जुड़ा हुआ नहीं होता है। कई बार जाति हो गया, धर्म हो गया, कम्युनल एस्पेक्ट्स हो गए, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं अभी भी वोटिंग बिहेवियर, इन दी वोटिंग बिहेवियर ऑफ द पीपल। तो वोटर्स को भी विजिलेंट होने की ज़रूरत है और अपने जो कैंडिडेट्स चूज़ करें, जो अल्टीमेटली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से भेजे, पार्लियामेंट भेजे, ट्राई टू सेंड clean representatives. So these are the things which can improve the situation. But again, criminalization of politics has been on rise in the last few decades. So let's see अगर इसके ऊपर कुछ changes आएगी, कोई update आएगी तो we'll have a discussion for sure. But this is a very important topic for all of you for mains. जाते जाते आपके लिए एक practice question में छोड़ के जा रहा हूँ, 250 words में आपको लिखना है. The increasing trend of criminalization of politics poses a serious challenge to the democratic ethos and governance in India. Discuss the underlying causes, its impact on polity and governance, and suggest suitable reforms to address this particular issue. As I told you, 250 words में इसको लिखना है. Do attempt the question. That's it in this particular discussion. और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, you can always connect with me on my social media ID @RahulSai222. मेरा टेलीग्राम चैनल है राहुल SAI222_UPSC, जहाँ पे मैं डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन होस्ट करता हूँ मेंस के लिए, और
डेली MCQs भी होस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ डू जॉइन इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू राहुल वर्स। थैंक यू अगेन। जय हिंद।